दोस्त पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था किस प्रकार से वेव फंक्शन निकालना है, किस प्रकार से हर्मिटियन ऑपरेटर उसकी वैल्यू निकालनी है आपके किसके लिए, हीलियम एटम के लिए। परटर्ब्ड सिस्टम की बात कर रहे थे। परटर्ब्ड सिस्टम पूरे में पता है वह सिस्टम होता है जिसमें क्या होती है, वैल्यू होती है वेव फंक्शन की, वो अप्रोक्सीमेट आती है, यानी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे पाता, तो इसलिए इसे वो भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में शामिल कर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा बेस्ट कौन सा सिस्टम था, वेरिएशन मेथड। ठीक है, अब परटर्ब्ड सिस्टम में अपनों ने क्या निकाला, सबसे पहले अपनों ने जो हर्मिटियन ऑपरेटर था उसके लिए अनपर्टर्ब्ड क्या निकाली, एनर्जी, फिर वेव फंक्शन निकाला जिसमें अपने पास कुछ इस प्रकार से मान आया था, ZR³ आया था √πa³ इस प्रकार से मान आया था। ठीक है, और उसके आगे था E-ZR/A0 इस प्रकार से इक्वेशन आई थी। सबसे पहले अपनों ने क्या किया था, जो आपके मान थे न्यूक्लियस उसके रेडियस को अपनों ने प्लस माना था और उसके लिए अपनों ने लिखा था E²/ZR²। ठीक है, E²/R12। ठीक है, यानी R12 यानी 1 की रेडियस इलेक्ट्रॉन को 2 दोनों की रेडियस से मिला था और इलेक्ट्रॉन के लिए अपनों ने माइनस लगाया था, जबकि न्यूक्लियस के लिए अपनों ने प्लस चार्ज लगाया था। फिर अपने पास जो मान आया था उसमें अपनों ने क्या दी था, इसका मान रखा था। मान किस प्रकार से रखा था वो अपने को पता ही है। अब इसके बाद देखिए जो अपनों ने एनर्जी निकाल ली थी, टोटल अनपर्टर्ब्ड एनर्जी E0 = E1 और E2। तो E1 की जो एनर्जी आई थी अपने कैलकुलेट करके और W का मान रख के अपने जैसे 4πe की इस प्रकार से कुछ मान था और उसमें S² था, उसकी जगह अपनों ने ये W लिखा था बस पूरी जगह। तो E0 अनपर्टर्ब्ड एनर्जी कितनी आएगी, Z²WX। ठीक है, इसको अपन नाम दे देते हैं, सॉरी इसको नाम दे देते हैं अपन A* इक्वेशन नाम दे देते हैं। जो ये इक्वेशन है ये अलग अलग है, इक्वेशन दे भी सकते हैं नहीं भी, लेकिन इक्वेशन देने में थोड़ी आसानी रहती है कौन सी इक्वेशन कितने नंबर पर है। अब अपने करते हैं फर्स्ट ऑर्डर परटर्ब्ड एनर्जी E' इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द परटर्ब्यूटेड फंक्शन। ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की जो परटर्ब्ड एनर्जी होती है वो क्या करती है, वैल्यू देती है। वेरिएशन मेथड में अपन किसकी एनर्जी देते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट की एनर्जी। और इसमें ये है श्रोडिंगर की सबसे छोटी वेव इक्वेशन जिसमें हर्मिटियन ऑपरेटर भी है, एनर्जी भी है, वेव फंक्शन भी है। तो अपने H' क्यों लगाया, ताकि हमें पता चल सके फर्स्ट ऑर्डर परटर्ब्ड एनर्जी, इसलिए E' लगाया। उसमें 4 परटर्ब्ड एनर्जी, तो एनर्जी कितनी थी, एनर्जी थी E' बराबर E²R12 किसके लिए, परटर्ब्ड एनर्जी फॉर न्यूक्लियस। अब 4 परटर्ब्ड एनर्जी, ठीक है, परटर्ब्ड एनर्जी जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, E' E²R12 ये है इसके क्या है, ये इंटीग्रेशन ऑफ अभी साइन नॉट स्क्वायर और d2। ये भी एक प्रकार का आपके क्या होता है, क्वांटम का पोस्टुलेट होता है जिसमें बता रखा है जो एनर्जी होगी वो साइन नॉट स्क्वायर यानी अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन का क्या होता है, गुणज, और d2 क्या है, तीनों कोऑर्डिनेट को बताने वाली इक्वेशन है। तो इस प्रकार से इक्वेशन है, क्वांटम मैकेनिक्स को पोस्टुलेट कराया था उसने है। ठीक है, दूसरी बात ये बात याद रखिए, इसमें जब अपन बात करेंगे तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम की बात करेंगे। जो आपके कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं थे वो किसमें थे, वो थे पहले वाले में। ठीक है, जिसमें अपन श्रोडिंगर से सभी इक्वेशन निकाल रहे थे। अब इसके बाद क्या कहोगे, जो साइन नॉट और साइन 1 अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन एक के लिए और साइन 2 अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन R2 के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं अपन, इनकी वैल्यू रखेंगे। तो जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू ये आई थी Z³ πa³ A माइनस ρ12 माइनस ρ2/2 इस प्रकार से। ठीक है, ये रो है, ठीक है, रो जैसे प्रतिरोध पढ़ते हैं उसी प्रकार से ये रो है प्रतिरोध। तो इस प्रकार से आएगी, फिर से रिपीट कर देता हूँ, साइन नॉट इक्वल टू Z³/πa³ E माइनस ρ1/2 इंटू E माइनस ρ2/2। यानी ये किसके लिए, सेकंड के लिए रो की वैल्यू, या फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए रो की वैल्यू। अब इस ρ1 की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, कैसे निकाल सकता हूँ, ये 2Z है। ठीक है, ρ1 बराबर क्या होता है, 2ZR1/A0 और ये क्या होता है, ये डायरेक्ट यहाँ रखना पड़ेगा। ठीक है, वरना कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 2ZR/A0। अब इसमें जो R1 है इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ और इस R की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ये R2। ठीक है,
R1 की वैल्यू निकालूंगा तो R1 की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर ये क्या है गुणा में, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, या R1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा और ये 2z है, ये जो मल्टीप्लाई में था वो इसके भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो R1 रो A1 नोट अपॉन 2z इक्वल टू R2 के लिए R2 रो 2 स्क्वायर A नोट अपॉन 2z। जब इस दोनों इक्वेशन को हम क्या रखेंगे, इक्वल रखेंगे, तो साइन नोट जो अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन उसकी वैल्यू आ जाएगी z क्यूब, z A नोट की क्यूब e इंटू रो इंटू ब्रैकेट माइनस रो 1 माइनस रो 2 अपॉन 2। फिर से रिपीट करता हूं, साइन नोट इक्वल टू z क्यूब अपॉन z A नोट की क्यूब e इंटू रो ब्रैकेट माइनस रो 1 माइनस रो 2 अपॉन 2। ये वैल्यू अपनी इसको रखने पर आती है। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करते हैं तब आती है ये वैल्यू। ठीक, अब इसके बाद अपन क्या करना है, ये तो आ गया अपना रो की वैल्यू, रो के बारे में बात कर ली। अब इसके वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे और ये पता करेंगे, हमें पता है इसके लिए अपन कार्टेशियन फंक्शन का यूज ना करके पोलर सिस्टम का यूज करेंगे, वो देखिए किस प्रकार से लिखेंगे, और इसके बाद टोटल अनपर्टर्ब्ड एनर्जी आ जाएगी, वो भी लिखेंगे। ठीक है, देखिए किस प्रकार से लिखेंगे स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, अपने क्या करना है, ये अपने पास अनपर्टर्ब्ड क्या आ गई थी, इस प्रकार से रो की वैल्यू आ गई थी, जिसने एनर्जी की वैल्यू पर निकालने वाले हैं। अब इसमें अपन क्या किया, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन का उपयोग किया। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसकी वॉल्यूम भी निकालेंगे। वॉल्यूम के लिए अपन क्या करेंगे, अपन कार्टेशियन फंक्शन या पोलर फंक्शन का यूज करेंगे। पोलर फंक्शन कार्टेशियन फंक्शन में अंतर क्या होता था, पोलर फंक्शन होते हैं वो उसकी वैल्यू अपन एग्जैक्ट पता नहीं कर पाते कार्टेशियन फंक्शन की, इसलिए पोलर फंक्शन का यूज किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन सिस्टम में क्या था, x बराबर अपन ने r माना था, y बराबर थीटा माना था और z इक्वल टू फाई माना था। इनका मान भी आया था, r इक्वल टू साइन थीटा, r इक्वल टू साइन थीटा cos फाई, और थीटा इक्वल टू क्या आया था, साइन थीटा cos फाई। ठीक है, साइन थीटा साइन फाई, और आपके फाई इक्वल टू क्या आया था, cos थीटा। ठीक है, ये मान रहे थे। अब इसमें अपन को क्या करना है, देखिए मेरे भाई, अब इसमें अपन को करना है जो आपके डीटो है, डीटो है वो सभी का मान बता रहा है, कोऑर्डिनेट को बता रहा है। कोऑर्डिनेट को बताने के लिए इसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेट तीनों एक्सिस को उपयोग करते हैं। जब इस कोऑर्डिनेट को अपन लिखेंगे तो इस प्रकार की वैल्यू लिखी जाएगी, d2 r1 स्क्वायर dr1 sin थीटा, फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट की वैल्यू, फिर आएगा थीटा1 यानी y एक्सिस वाले की d थीटा1 r2 dr2 sin थीटा, थीटा2 और d थीटा2। ठीक है, और d फाई। इस प्रकार की ये दो वैल्यू आएगी जो अपन को लिखनी है। ठीक है, एक ये और एक ये जेड वाले कोऑर्डिनेट दिए, इसमें किस प्रकार की वैल्यू अपने किस किस की वैल्यू रख दी, फर्स्ट वाले की वैल्यू रख दी, r2 वाले की वैल्यू रख दी, r2 dr2 sin थीटा 2 d थीटा2 और d फाई 2। इस वैल्यू को अपन को याद रखना है। अब इसमें क्या करेंगे अपन, याद भी अगर अपन नहीं होता तो अपन डायरेक्ट याद रख सकते हैं, इतना इजी है, इतना कुछ नहीं, dr1 sin थीटा रखा, जैसे पहले वाले में आता था cos फाई इक्वल आता था, cos थीटा नहीं होगा। अब इसमें क्या आ गया, थीटा1 d थीटा1 dr2, ये y एक्सिस को बता रहा है और ये भी y एक्सिस को बता रहा है, ये थीटा1 और थीटा2 अलग-अलग के लिए, रेडियस के लिए। अब इसमें एनर्जी लिखेंगे तो अपने को पता है ये एनर्जी आएगी इस प्रकार से, ये अपने पास फॉर्मूला आ गया था z स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर r स्क्वायर a नॉट। ये किसकी है, न्यूक्लियस के लिए, किसकी, हीलियम एटम का न्यूक्लियस, उसके लिए एनर्जी है। अब आएगा इंटीग्रेशन e माइनस रो 1 माइनस रो 2 अपॉन रो 1 2। ठीक है, 1 और 1 2, और ये किसके लिए, न्यूक्लियस के लिए, ये इलेक्ट्रॉन के फर्स्ट की रेडियस, ये 2 की रेडियस। इसके बाद अपन वॉल्यूम का कंसेप्ट लगाने तो dv1 और dv2, ये इक्वेशन अपन को याद रखनी है एनर्जी वाली। अब इसके बाद याद नहीं रखना चाहते तो अपन निकाल देना। ठीक है, मैं तो आगे निकाल देते हैं, लेकिन अपन को थोड़ा डेरिवेशन याद रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है अपन पूरा करें लास्ट में उत्तर लिख दे, बीच के स्टेप भूल जाएं तो भूल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट कुछ टर्म याद रखें, स्टेप बाय स्टेप तब याद हो जाएगा। dv1 है तो dv1 क्या है, dv1 इक्वल टू अपन लिख देंगे रो 1 स्क्वायर dv1 sin थीटा d थीटा1 d फाई 1। ये प्रकार मान लिया sin थीटा1, ये रहा sin थीटा1 d फाई 1, d थीटा और d फाई 1, ये रहा।
इस प्रकार से लिखा है हमने। अब इसके बाद जो एनर्जी आएगी वो इस प्रकार से लिख देंगे, ई डैश यानी कंट्रीब्यूटेड फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी किस प्रकार से आएगी, जेड स्क्वायर 3 स्क्वायर आर स्क्वायर ए नॉट सेम वाली एनर्जी प्लस 2, ठीक है, ये है 20 आर स्क्वायर, ठीक है, 20 आर स्क्वायर इक्वल टू 5 जेड स्क्वायर आर ए नॉट। ये मान ये इक्वेशन आई है, ये अपन बता देंगे, ये इक्वेशन अपन निकाल करेंगे आगे जाके। तो फिर से बता देता हूं, जेड स्क्वायर 3 आर स्क्वायर अपॉन ए नॉट इनटू 20 आर स्क्वायर इक्वल टू 5 जेड स्क्वायर आर ए नॉट। ये जेड स्क्वायर किसके लिए लग रहा है, कोई पॉजिटिव किसके लिए लग रहा है, रेडियस के लिए लग रहा है, इलेक्ट्रॉन के लिए लग रहा है। रेडियस के लिए लगता, न्यूक्लियस के लिए लगता प्लस होता, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ए नॉट की वैल्यू क्या होती है, एस स्क्वायर एम नॉट ई स्क्वायर। तो ए नॉट की वैल्यू रख देंगे अपन जेड एम नॉट ई की 4 एस स्क्वायर। ये अपन वैल्यू पता है किसके इक्वल होती है, पीछे क्या स्क्वायर डब्ल्यू के इक्वल, ओमेगा के इक्वल, ठीक है, ओमेगा के इक्वल होती है। तो ई डैश इक्वल टू 5/8 जेड जिसकी जगह डब्ल्यू रखेंगे और एच परट्यूब्ड एनर्जी, तो ये आगे परट्यूब्ड एनर्जी। अब हम क्या करेंगे, जो एनर्जी थी अनपर्टर्ब्ड और परट्यूब्ड उन दोनों को इक्वल कर प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। तो टोटल अनपर्टर्ब्ड एनर्जी इक्वल टू अनपर्टर्ब्ड एनर्जी प्लस परट्यूब्ड एनर्जी। तो इन दोनों को मान लिखेंगे, तो अपन लिखेंगे -2 z स्क्वायर wx प्लस 5/4 z wx। क्या लिखेंगे, इक्वल टू e -2 z स्क्वायर wx प्लस 5/4 z wx। जब इसकी am में वैल्यू निकालेंगे तो -2.74 आ जाएगा। आया समझ में। अब इसके बाद नो लाइन लिखनी है, वो लिखें टोटल एनर्जी ऑफ हीलियम एटम ऑफ ग्राउंड स्टेट विदाउट कंट्रीब्यूशन इक्वल टू -4 ई स्क्वायर। अगर हीलियम एटम ग्राउंड स्टेट में हो तो बिना कंट्रीब्यूशन के उसकी एनर्जी होती है -4 ई स्क्वायर। द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ एनर्जी इज -2.9033 AU, ठीक है, AU होती है, ठीक है, किसकी होती है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एनर्जी आती है -2.9033 AU। अगर इस एनर्जी का कंपेयर अप्रोक्सीमेट एनर्जी से किया जाए तो 2% डिक्रीपेंसी, ठीक है, तो 2% क्या मिलती है, ये ज्यादा मिलती है अप्रोक्सीमेट एनर्जी से। तो यह रिजल्ट बताता है कि वेरिएशन मेथड गुड रोड फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स क्वांटम सिस्टम। तो इन्होंने ये बताया कि जो वेरिएशन मेथड है वो बहुत ज्यादा क्या है, अच्छा है किससे, परट्यूब्ड सिस्टम से। क्यों, क्योंकि इसमें जो वैल्यू मिली है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 2.9033 मिली है और ये 2.74 मिली है। ये अनपर्टर्ब्ड की और वैसे मिलती है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 2.90। तो वैल्यू एनर्जी क्या है, एनर्जी ज्यादा है या कम है, एनर्जी इसके पास तो है लेकिन पूर्ण तरीके से नहीं है, तो इसलिए वेरिएशन मेथड ज्यादा अच्छा है। ये आपके हीलियम एटम फॉर परट्यूब्ड सिस्टम। ये होता है यहाँ पर कंप्लीट क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के एक ऐसा भी टॉपिक नहीं छोड़ा जो आपके बच गया हो, तो फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट आपकी कंप्लीट होती है क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स को भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स की बारी है। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं थर्मोडायनेमिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बाय दोस्त।